As- Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Hasnan Manu, and today we are going to talk about cardiovascular system, anatomy, second semester. कंपोनेंट होते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। बेसिकली जो हमारा कंडक्शन सिस्टम है, इसके अंदर तीन टॉपिक कवर होंगे। एक तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, एक कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट है, यानी कि जिसके अंदर वो नोड्स एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स वगैरह के मतलब बात होती है। और थर्ड पार्ट आई डोंट थिंक सो वाई सर हैज इंक्लूडेड इन दिस फाइल, बट दैट इज अबाउट इम्यूनिटी। ठीक है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बेसिकली हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स, तीन पार्ट में मुश्तमिल है। पहला हार्ट आ गया, दूसरा ब्लड आ गया, तीसरा ब्लड वेसल्स आ गया। ब्लड के फंक्शन है, कोई ऐसा जिसमें समझाने वाली चीज़ नहीं है। ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स को, गैसेस को, इलेक्ट्रोलाइट को, हार्मोन वेस्ट को। डिफेंस मैकेनिज्म ये कि इसके अंदर जो फॉरेन ऑर्गेनिज्म कोई आ जाता है तो उसको उसके खिलाफ काम करता है। उसके अलावा इंजरी एंड इन्फेक्शन के अंदर अगर आपको कोई डैमेज हो जाता है स्किन के ऊपर तो उसके इसमें ये क्लॉटिंग करता है। अब जब क्लॉटिंग होती है तो अच्छा, जब क्लॉटिंग होती है तो उसकी उसकी वजह से बाहर से कोई चीज़ अंदर जो है वो ब्लड में या अंदर बॉडी के अंदर नहीं दाखिल हो पाती। तो ये क्लॉटिंग के प्रोसेस के जरिए इंजरी और इन्फेक्शन को बचाता है। उसके अलावा बॉडी टेम्परेचर जो है ना वो मेंटेन करता है। कैसे मेंटेन करता है, देखें देखें, जब आपकी बॉडी के अंदर जो है वो, अगर बॉडी हीट अप है तो हीट अप या बॉडी के अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है तो उस केस में क्या होता है, आपकी स्किन के नीचे जो ब्लड वेसल्स होती हैं वहाँ पे ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, मतलब ब्लड की सप्लाई बढ़ जाती है। जब ब्लड की सप्लाई बढ़ जाती है तो वो बिल्कुल स्किन के नीचे ब्लड है, अब वो हॉट है। ठीक है, स्वेटिंग होगी और हीट जो है वो बॉडी से लॉस होती है। ठीक है, गर्मियों के अंदर जैसे होता है। ठीक है, और इस तरह ये बॉडी का टेम्परेचर क्या करता है, उसको मेंटेन रखता है, बॉडी को जो है वो हीटअप करता है। ठीक है, हीटअप से कूल डाउन करता है। ठीक है, और इसी तरह अगर एनर्जी प्रिजर्व करनी है, हीट को प्रिजर्व करना है तो ये वहां से ब्लड, स्किन के नज़दीक जो ब्लड सप्लाई है उसको कम कर देगा ताकि हीट लॉस मिनिमम हो और बॉडी का अपना टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहे। बॉडी का टेम्परेचर 37 पे रहेगा, बाहर का टेम्परेचर जैसा भी है। तो उसको ये ब्लड उसके अंदर जो है हेल्पफुल होता है। अगर ब्लड को आप सेंट्रीफ्यूग करें, सेंट्रीफ्यूग होती है, वो एक मशीन होती है, उसके अंदर घुमाया जाता है इसको, तो तीन हिस्से इसके बनते हैं। पहला प्लाज्मा है, दूसरा फॉर्म्ड एलिमेंट्स यानी कि आरबीसी, और थर्ड जो है वो हमारा आ जाता है बफी कोट जिसको हम कहते हैं डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। अब इसमें जो प्लाज्मा है दैट इज 55%। अब प्लाज्मा की अगर कंसेंट्रेशन है उसमें 90% वाटर होगा और 8% सोल्यूट्स हैं। ठीक है, 90 टू 92% जब वाटर है और 8 टू 10% जब इसके अंदर सॉल्यूट्स होंगे। अब उन 8% में से प्रोटीन्स हैं, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है, मेटाबॉलिक वेस्ट एंड अदर है। अब प्रोटीन जो है वो 60% है। ठीक है, प्रोटीन के अंदर एल्ब्यूमिन यानी कि ये जो सॉल्यूट्स हैं 8% का, आगे 60% जो है एल्ब्यूमिन एल्ब्यूमिन बना रहे हैं, और बाकी का जो 40% है वो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, एल्ब्यूमिन, इन सारों के आगे फंक्शन भी लिखे हुए हैं, अल्फा बीटा एंड गामा ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजिन, तीन तरह की प्रोटीन्स होती हैं। मतलब ग्लोबुलिन्स, फिब्रिनोजेन एंड एल्बुमिन। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है, कार्ब्स हैं, अमाइनो एसिड प्रोटीन्स के होते हैं, लिपिड्स एंड विटामिन हैं। मेटाबॉलिक वेस्ट है हमारे पास, CO2, यूरिया एंड अदर इलेक्ट्रोलाइट, गैस और हार्मोन्स वगैरह जो है इसके अंदर मौजूद होते हैं। ऐसा जिसमें समझाने वाली चीज़ें नहीं है। वाटर हेल्प इन ट्रांसपोर्ट एंड हीट ट्रांसफर। अब इसके अंदर जो पानी है बेसिकली वो हेल्प करता है कि आप जितना भी ब्लड के अंदर मटेरियल ट्रांसपोर्ट होना है उसके अंदर भी, और हीट ट्रांसफर भी, डेफिनेटली वाटर जो हीट को लेकर जा रहा है। इलेक्ट्रोलाइट जितने भी है वो मेम्ब्रेन की एक्साइटेबिलिटी, यू नो अबाउट नर्व इम्पल्स ट्रांसफर। ठीक है, FSC के अंदर पढ़ा हुआ है कि जो न्यूरॉन्स हम पढ़ रहे थे कि नर्व इम्पल्स ट्रांसफर होती है तो वो इलेक्ट्रोलाइट की वजह से होते हैं। सोडियम और पोटाशियम जो है, पोटाशियम बाहर जाता है, सोडियम को अंदर लेके आता है, जिसकी वजह से वहाँ पे मेम्ब्रेन के ऊपर एक चार्ज आ जाता है और जिसकी वजह से नर्व जो है वो वहाँ से फ्लो करती है। ठीक है, यू नो अबाउट दैट, FSC के अंदर थोड़ा बहुत आपको कंसेप्ट पता होगा। ऑस्मोटिक फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूशन है इसके अंदर। ऑस्मोटिक फ्लूइड क्या होता है कि देखें, आप इलेक्ट्रोलाइट से मुराद क्या है, सोडियम है, पोटाशियम है, मैग्नीशियम वगैरह जो भी हमारे ये सॉल्ट्स वगैरह होते हैं ना, इनको इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। बॉडी के अंदर जो सोडियम होता है वो मेंटेन करता है ब्लड, पानी के लेवल को। ठीक है, ये आपने याद रखना है, जनरल कॉन्सेप्ट है, बाकी इसकी डिटेल है वो आप अगले सेमेस्टर में आगे पढ़ लोगे। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, बॉडी के अंदर जब सोडियम रिटेन होता है तो उसके पीछे पीछे फ्लड भी, बॉडी के अंदर वाटर भी रिटेन कर जाता है। ठीक है, तो बॉडी के अंदर अगर तो इसका आसान मतलब क्या है कि अगर बॉडी के अंदर वाटर की रिक्वायरमेंट है, वाटर को स्टोर करना है, तो सोडियम बॉडी के अंदर स्टोर किया जाएगा जिसकी वजह से वाटर भी स्टोर हो जाएगा। और अगर हमने वाटर को एक्सक्रीट करना है तो सोडियम निकालेंगे जिसके पीछे पीछे जो है वो पानी भी थ्रू यूरिन जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। उसके अलावा पीएच स्टेबिलिटी, यू नो दैट पीएच की जो है वो, पीएच जो है वो ड्यू टू आयंस होती है, ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट्स होती है, सोडियम पोटेशियम इनके जो लेवल इनके क्योंकि आयंस भी होते हैं इनके, आयनिक फॉर्म में होते हैं, तो इनकी वजह से पीएच की जो भी स्टेबिलिटी है वो भी मेंटेन की जाती है। जो प्रोटीन है एल्ब्यूमिन, वो मेंटेन करती है ऑस्मोटिक बैलेंस। किस तरह करती है, जो ब्लड के अंदर एल्ब्यूमिन होता है वो होल्ड करके रखता है पानी को, जिस तरह एक जेली होती है जो पानी को होल्ड करके रखती है, तो एल्ब्यूमिन इज लाइक
जेल जो कि वहां पे उसको करती है, पानी को होल्ड करके रखती है। अब जो पानी है उसके अंदर इन केस ऐसी कोई बीमारी आ जाती है जिसके अंदर एल्बुमिन बॉडी से लॉस हो जाता है, जैसे कि किडनी इशू। किडनी इशू के अंदर बॉडी जो है वो एल्बुमिन को स्टोर नहीं कर पाती, तो एल्बुमिन जो है वो बॉडी से निकल जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है, बॉडी के अंदर फ्लूइड एक्युमुलेशन होती है। देखें, ब्लड के अंदर पानी होना इज समथिंग एल्स, और ब्लड के बाहर पानी होना इज समथिंग एल्स। अब ये ब्लड के अंदर जब तक पानी है वो ब्लड का पार्ट है। अगर वो पानी जो है वो ब्लड से निकल के मसल वाले एरिया में या स्किन के अंदर आ जाए, स्किन के नीचे, देखें ब्लड जो है वो वेसल्स के अंदर है, मसल्स के अंदर ब्लड नहीं होता, ठीक है, वेसल्स के अंदर ब्लड होता है। मसल या स्किन के अंदर अगर वो पानी आ जाए ब्लड वेसल से निकल के, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, एडिमा, जिसको कहते हैं पफिनेस। क्या आप स्किन ऐसी बेवजह फूली फूली सी होती है, क्या आप हाथ लगाते हो स्किन अपने अभी अभी अपनी स्किन खींच के देखोगे ना, तो वापस फौरन से अपनी जगह पे हो जाती है, या दबाओगे तो वापस से फौरन अपनी जगह पे आती है। लेकिन जिनमें एडिमा होता है इनके अंदर, जैसे ही आप उसको प्रेस करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि स्किन अपनी पोजीशन पे वापस फौरन नहीं आती, या तो आती ही नहीं है या एक टाइम के बाद आती है। तो इस तरह लगता है जैसे बॉडी के अंदर जो है ना वो कुछ एक्युमुलेशन हुई हुई हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है, ग्लोबुलिन जो है वो एंटीबॉडीज के तौर पे काम करते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन, वी नो दैट एंटीबॉडीज जितनी भी बॉडी के अंदर होती हैं वो इसका काम करती है। एंटीबॉडीज क्या होती हैं, ये इनकी मजीद डिटेल क्या है, आई थिंक इस पॉइंट की वजह से सर ने आगे इम्यूनिटी का रिलेटेड चीजें डाली हुई हैं। एंड फिब्रिनोजिन जो कि एक क्लॉटिंग फैक्टर है। ठीक है। फिब्रिनोजिन जो है वो हेल्प करता है बॉडी के अंदर क्लॉटिंग करने में, ब्लड अगर कोई इंजरी हो गई है या कोई साइड पे डैमेज आ गया तो उसके अंदर क्लॉटिंग करने में। दूसरे हमारे पास आरबीसीज होते हैं। बेसिकली आरबीसीज बाई कनकेव है। बाई कनकेव का मतलब क्या होता है कि जो जब आप रेड ब्लड सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं तो वो इस तरह का होता है, ठीक है, अंदर से पिचका हुआ, सेंटर से पिचका हुआ होता है। ठीक है, इसको कहते हैं बाई कनकेव। अच्छा, इसके बाद जो है वो कहते हैं कि ए न्यूक्लियट है, आर बी सीज के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है। कंपोनेंट इसके देखेंगे तो इसके अंदर सिंपल एक हीमोग्लोबिन है। ठीक है। हीमोग्लोबिन है जिसके अंदर हीमोग्लोबिन यानी कि एच बी जिसे कहते हैं, ठीक है, आप लोगों को इसका आइडिया होगा एच बी। हीमोग्लोबिन क्या होती है कि ये एक ऐसी प्रोटीन है जो कि ब्लड के अंदर या रेड ब्लड सेल्स के अंदर ऑक्सीजन कैरी करती है। ठीक है। हीमोग्लोबिन का देख स्ट्रक्चर देखते हो तो चार ग्लोबिन के मॉलिक्यूल होते हैं, चार हीम मॉलिक्यूल होते हैं। ट्रांसपोर्ट CO2, जो इसके अंदर ग्लोबिन मॉलिक्यूल हैं वो CO2 को बाइंड करते हैं। कार्बोनिक एनहाइड्रेस मतलब इन्वॉल्व होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस भी इसका पार्ट होता है रेड ब्लड सेल का। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस और हीमोग्लोबिन के चार ग्लोबिन मॉलिक्यूल हैं, ये आपस में बाइंड कर लेते हैं CO2 को, और नाइट्रिक एसिड जो कि प्रोड्यूस हो रही होती है वहां पे उसको भी बाइंड करके इन्होंने आउटसाइड द एयर उसको जो है वो निकालना है। ठीक है। और जो चार हीम के मॉलिक्यूल हैं, हीमोग्लोबिन के पार्ट के अंदर चार हीम मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, वो ट्रांसफर करते हैं ऑक्सीजन को। और इसके अलावा आयरन इसका पार्ट होता है जो कि वैसे ही काइंड ऑफ को फैक्टर समझ लो, या जो कि इसके अंदर हेल्प आउट कर रहा होता है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। यही वजह है कि जब आयरन की कमी होती है तो उसकी वजह से कहते हैं अनीमिया हो गए। आयरन की जिनकी कमी होगी आप उनकी स्किन देखेंगे येलोइश येलोइश स्किन होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनके अंदर ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट पूरी नहीं हो रही, या ब्लूइश स्किन होगी। तो अब जहाँ पे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट पूरी नहीं हो रही तो इसका मतलब क्या है कि उनके अंदर जो है वो मतलब खून की कमी, जैसे आसान अल्फाज में कह देते हैं, तो वो यही मतलब होता है कि HB लो हो गया होता है क्योंकि आयरन की कमी हुई होती है मोस्टली। कंटेन लिपिड ATP कार्बनिक एनहाइड्रेट, ये भी RBC का पार्ट होते हैं। हैव नो इंटरसेलुलर ऑर्गेनेलिज नीडेड फॉर सेलुलर रिपेयर ग्रोथ एंड डिवीजन। अब इसके अंदर एज सच कोई इतनी स्ट्रॉन्ग या ऑर्गेनेलिज नहीं है अवेलेबल, मैंने आपको बताया न्यूक्लियस ही नहीं है। ठीक है, जो कि इसकी ग्रोथ या रिपेयर के अंदर जो है वो इसकी हेल्प आउट कर सकें। ठीक है। इसी वजह से इसका लाइफ स्पैन जो है वो छोटा होता है, 120 दिन का ये लाइफ स्पैन होता है, उसके बाद ये अपने आप को खत्म कर लेता है और डिवाइड हो गए, मतलब आगे न्यू नए सेल्स बन जाते हैं। फंक्शन क्या है कि जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट के अंदर हेल्प करता है लंग्स टू टिश्यू, और CO2 फ्रॉम टिश्यूज टू लंग्स। अब होता क्या है कि आपने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा, अभी रिसेंट आप पढ़ के आए हो पीछे उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट वाले के अंदर, तो वहां पे क्या हो रहा था, ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रही थी, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही थी। अब ये हर सेल के अंदर हो रहा है, तो हर सेल के अंदर ऑक्सीजन जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड वहां से बाहर आ रही है। वो ऑक्सीजन वहां तक पहुंचा कौन रहा है और वहां से CO2 लेके लंग्स में आके उसको बाहर एक्सक्रीट कौन करवा रहा है? वो HB करवा रहा है, हीमोग्लोबिन। लाइफ स्पैन इसका छोटा होता है 120 दिन, और उसके बाद ये रप्चर हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं और खत्म कर दिए जाते हैं स्प्लीन के अंदर। ठीक है। फेगोसाइटिस WBC क्लियर द डेब्रिस। और जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, क्योंकि वो इम्यून सेल्स होते हैं, वो प्रोटेक्टिव सेल्स होते हैं, तो वो इनका डेब्रिस डेब्रिस कहते हैं, वो जिसे खरींट नहीं कहते, हमारे जैसा खरींट बनता है, जिससे बॉडी के अंदर भी जब सेल डैमेज हो जाएंगे या मर जाएंगे तो इनकी वजह से जो खरींट बनता है बॉडी के अंदर उसको ये खत्म कर देंगे। रेड ब्लड सेल लेवल के हवाले से कुछ डिसऑर्डर्स हैं, या तो इनका लेवल कम हो जाएगा या इनका
ज्यादा हो जाएगा। अगर लेवल कम हो जाता है तो उसको हम कहते हैं एनीमिया। एनीमिया की कंडीशन क्या है कि हेमाटोक्रिट लेवल लो हो जाता है। हेमाटोक्रिट आसान लफ्ज में ये समझ लो ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है, या ब्लड के अंदर एचबी का लेवल कम हो जाता है, ठीक है। ओवरऑल सेल्स का लेवल जो है वो कम हो जाता है, आरबीसी ओवरऑल ब्लड का वॉल्यूम जो है, उसके अंदर प्लाज्मा भी है, उसके अंदर वाइट ब्लड सेल्स भी हैं और भी चीजें हैं, लेकिन अगर उनमें रेड ब्लड सेल्स भी हैं। अब रेड ब्लड सेल 45% होने चाहिए, अगर ये कम हो गए, ठीक है, सेल्स ही कम हो गए ओवरऑल रेशो के मुताबिक, तो इसको हम कहते हैं कि ये हेमाटोक्रिट का लेवल लो है और एनीमिया हो गया, ठीक है। और इसी वजह डेफिनेटली जब आरबीसीज कम हो जाएंगे तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी तो उसको कहते हैं एनीमिया, ठीक है। न्यूट्रिशनल एनीमिया हो सकते हैं, परनीशियस एनीमिया, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनीमिया लिखा हुआ है। न्यूट्रिशनल एनीमिया क्या होता है कि आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से हो जाए, तो डेफिनेटली दैट विल बी अ न्यूट्रिशनल एनीमिया। परनीशियस एनीमिया इज अ काइंड ऑफ न्यूट्रिशनल एनीमिया जिसके अंदर बी 12 की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। अब बी 12 जो है वो हमें पता है, विटामिन बी 12 आप पढ़ भी रहे होगे इसको, ठीक है। इसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो उसकी वजह से परनीशियस एनीमिया होता है। और अगर आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से हो जाए तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया होता है, ठीक है। माइक्रोसाइटिक सेल का साइज छोटा हो जाता है। डेफिशिएंसी ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर क्या है? इंट्रिंसिक फैक्टर इज समथिंग, स्टमक इसको प्रोड्यूस करता है, ये एक ऐसा फैक्टर है जिसको स्टमक प्रोड्यूस करता है, और ये बी 12 के साथ बाइंड होके इंटेस्टाइन के अंदर उसकी एब्जॉर्प्शन करवाता है। अगर बॉडी के अंदर इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बन रहा, ठीक है, पैराइटल सेल इसको बनाते हैं, अगर बॉडी के अंदर इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बन रहा तो इसकी वजह से बी 12 की जो है वो एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, जिसकी वजह से बी 12 की कमी हो जाएगी। जब बी 12 की कमी हो जाएगी तो इसकी वजह से परनीशियस एनीमिया होगा। ए प्लास्टिक एनीमिया कहते हैं जिसके जो कि बोन मैरो की वजह से होता है। बोन मैरो आपको पता है उसके अंदर एक हेमाटोपोइटिक सेल्स होते हैं जो कि न्यू सेल्स जनरेट करते हैं, न्यू आरबीसीज बनाते हैं, ठीक है। अब वहां पे उन रीजन्स के अंदर अगर डब्ल्यूबीसी या सॉरी बोन मैरो के अंदर अगर किसी किस्म का कोई इशू आ गया है जिसकी वजह से इनफ आरबीसीज नहीं बन रहे, तो उसको हम कह देंगे, अब आरबीसी नहीं है तो एनीमिया ही होगा, उसको हम कह देंगे ए प्लास्टिक एनीमिया। अगर उसके बाद हमारे पास रीनल डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। रीनल डिसऑर्डर बेसिकली जो किडनी है वहां से एक प्रोटीन बनती है जिसको हम कहते हैं एरिथ्रोपोइटिन। अब जो जो एरिथ्रोपोइटिन है ये बेसिकली प्रोड्यूस कौन कर रहा है? किडनी। और किडनी जो प्रोड्यूस कर रही है, मतलब आसान अल्फाज में अगर देखोगे तो किडनी इसको प्रोड्यूस करती है। उसके बाद ये मूव ऑन कर जाते हैं टुवर्ड्स बोन मैरो, वहां पे जाके ये न्यू सेल्स की जनरेशन करवाते हैं। तो अगर किडनी ने प्रोड्यूस ही नहीं कर रही है एरिथ्रोपोइटिन को, तो उसका मतलब है कि ये आगे जो है वो न्यू सेल जो है वो जनरेट नहीं करेगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है हिमोरेजिक एनीमिया। इसके अंदर वैसे ही कोई डैमेज हो जाए, ठीक है, और मतलब ऐसी कोई इंजरी हो गई, कोई वैसे ब्लड लॉस हो गया, मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस आ जाता है, तो उसको कहते हैं हेमोरेजिक लॉस। इकट्ठा ही बहुत सारा खून जो है वो लॉस हो जाना जिसकी वजह से ओवरऑल ब्लड सेल्स की जो है वो कमी हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट है वो हिमोलाइटिक है। हिमोलाइटिक जब वो इंटरनल सेल रप्चर, मतलब सेल लॉस नहीं हो रहे, ब्लड लॉस नहीं हो रहा, सेल रप्चर कर रहे हैं, ये उसमें भी होता है सिकल सेल एनीमिया के अंदर। सिकल सेल एनीमिया एफएससी के अंदर हम पढ़ के आए हुए हैं। वैसे मैं बता देता हूँ, इसके अंदर जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। बेसिकली जेनेटिक इन सेंस के जो वो चीज़ जो 287 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो कि हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, ठीक है। अब जो अगर उन 287 में से सिर्फ एक जो है न्यूक्लियोटाइड जो है वो खराब हो जाए या उसकी जगह रिप्लेस हो जाती है, तो जिसकी वजह से जो है वो सेल जो स्ट्रक्चर होता है, सेल का स्ट्रक्चर होता है वो सिकल सेल में दातरी जिसे कहते हैं, वो जो हम घर में गोश्त वगैरह काटने के लिए भी होती है, वैसे भी घास वगैरह काटने के लिए भी टेढ़ी सी होती है, ठीक है। इस तरह की, ये मैं चांद की तरह की होती है, ठीक है, बारीक चांद पहले दिन का, तो उस तरह का सेल हो जाता है, ठीक है। ये सारी कंडीशन है जिसके अंदर लो लेवल ऑफ आरबीसीज है। एक कंडीशन ऐसी भी हो सकती है जिसके अंदर जो है वो आरबीसीज का लेवल जो है वो हाई हो सकता है। हाई वाली को कंडीशन को हम कहते हैं पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया जो है बेसिकली इसकी दो टाइप्स हैं, एक तो प्राइमरी है और दूसरी सेकेंडरी है। अब जो प्राइमरी है वो अनकंट्रोल्ड एरिथ्रोपोइसिस, हाँ, अनकंट्रोल्ड एरिथ्रोपोइसिस मेकिंग ब्लड सुपर विस्कस। बेसिकली जो एरिथ्रोपोइसिस है ये है न्यू रेड ब्लड सेल्स का बनना। अब ये इतनी अनकंट्रोल हो जाती है कि जिसकी वजह से ब्लड जो है वो बहुत गाढ़ा हो जाता है, बहुत ज्यादा सेल्स हो जाते हैं उसके अंदर, ओवरऑल फ्लूइड कम है, आरबीसी का लेवल ज्यादा है, तो खून क्या हो जाएगा? गाढ़ा। इसी तरह जितना अगर पानी, थोड़ा पानी है, चीनी ज्यादा हो गई है, ठीक है, तो उस तरह की कंडीशन आ जाती हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास सेकंड आ जाता है कि ये समझ आ गया, मतलब नॉर्मल रेगुलेशन का पार्ट नहीं है, वैसे ही कोई डिजीज आ गई, कोई डिसऑर्डर आ गया जिसके अंदर
हमारा ये आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाता है, मतलब ये नॉर्मल मैकेनिज्म नहीं है, डिजीज कंडीशन है। दूसरा होता है सेकेंडरी। अब सेकेंडरी के अंदर बेसिकली क्या होता है कि सेकेंडरी कंडीशंस के अंदर आरबीसी की प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है? एज अ रेगुलेटरी मैकेनिज्म। अब होगा क्या, मैंने छोटा करके लिखा है। बेसिकली होता ये है कि जब बॉडी के अंदर अगर लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन की डिप्रीवेशन है, टिश्यूज को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो उसकी उस कंडीशन को ऑक्यूपाई करने के लिए या रेक्टिफाई करने के लिए बॉडी जो है वो ज्यादा से ज्यादा रेड ब्लड सेल्स बनाना शुरू कर देती है, ताकि मैक्सिमम ऑक्सीजन जो है वो डिलीवर की जा सके। अब ये एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, एक नॉर्मल मैकेनिज्म, एक अडाप्टिव मैकेनिज्म है। इस मैकेनिज्म की वजह से जो रेड ब्लड रेड ब्लड सेल्स का लेवल हाई हो जाएगा, उसको हम कहेंगे सेकेंडरी पॉलीसिस्थीमिया। उसके बाद हमारे पास बफी कोड होते ही दूसरा पार्ट, वो जो सेंट्रीफ्यूग करते हैं, जिसकी वजह से ब्लड का जो पोर्शन हो जाते हैं, उनमें पहला प्लाज्मा था, दूसरा हमारा रेड ब्लड सेल्स है, तीसरा जो है बफी कोड होता है। बफी समझते हैं, लाइक फॉर्मिक स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर डब्ल्यूबीसीज होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं। ये सिर्फ 1% ऑफ टोटल सैंपल होता है। ठीक है। अब इसमें से पहले व्हाइट ब्लड सेल्स की बात करते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स को हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, और ये हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है, जो डिफेंसिव सिस्टम होता है, उसका मोबाइल पार्ट है। मोबाइल से मतलब है मूवेबल। ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं और इन्फेक्शन साइड पे पहुंच सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है, इसके फंक्शन आ जाते हैं इसको। अच्छा, इसके अंदर फंक्शन जो है इसके दो हैं। सीक एंड डिस्ट्रॉय, कि ये बाहर से कोई भी इन्वेडर आता है या कोई भी अटैकर आता है तो उसको पकड़ता है और उसको किल कर देता है। अब नॉर्मल सेल्स को भी ये बाहर वाले इन्वेडर्स को भी किल करता है। और अगर बॉडी के अंदर कोई कैंसर सेल बनने शुरू हो गए हैं, कोई एबनॉर्मल सेल बॉडी के अंदर बनने शुरू हो गए हैं, आरबीसी का ही फर्ज कर लो, रेड ब्लड सेल्स ही हैं, लेकिन इनकी स्ट्रॉन्ग अनकंट्रोल्ड डिवीजन होनी शुरू हो गई। और अनकंट्रोल्ड डिवीजन जो है वो उसके अंदर क्या होता है कि ऐसा नहीं होता कि सारे के सारे सेल हेल्दी होते हैं। देखिए, एक चीज जो है वो एक टाइम जो है, एक चीज उसमें बनने में अगर टाइम लेना था एक दिन, फर्ज कर लें, हम एक दिन के अंदर दो बनाने लग गए, ये चार बनाते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि चारों के अंदर कोई ना कोई डिफेक्ट रह जाएगा, कोई ना कोई कमी रह जाएगी। ठीक है, चारों परफेक्ट नहीं बनेंगे, तो इस वजह से वो कैंसर सेल बनते हैं। तो उनके खिलाफ भी उनको भी डिटेक्ट करके ये उसको खत्म करने की कोशिश करता है। उसके अलावा क्लीन अप डेब्रिस एंड देन हेल्प इन इंजरी रिपेयर। जब इंजरी हो जाए, कोई डैमेज हो जाए, तो वहां पे सेल डैमेज होते हैं, ठीक है, या बॉडी के अंदर कोई सेल डैमेज हो जाए, ठीक है, तो उन सेल डैमेज, वो जो सेल डैमेज्ड सेल हैं, वो बॉडी के न्यूट्रिएंट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बॉडी को किसी किस्म का फायदा नहीं देते। ठीक है, तो उनको खत्म करना नेसेसरी होता है। जैसे अभी हमने आरबीसीज की बात की, तो उनको खत्म कौन करता है? उनको डब्ल्यूबीसीज खत्म करते हैं। बेसिकली दो तरह के, अगर हम इनकी ब्रॉडर कैटेगरीज करें डब्ल्यूबीसीज की, तो ये दो तरह के होते हैं। इनमें जो पहली है, दैट आर पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ग्रेनुलोसाइट, और दूसरे हैं मोनो न्यूक्लियर ए ग्रेनुलोसाइट। पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर का मतलब है कि ग्रेनुलोसाइट्स का मतलब उनके ऊपर, मतलब ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होता है, जिसमें नुक्ते लगे होते हैं। और ए ग्रेनुलोसाइट्स का मतलब क्या होता है कि वो उनके ऊपर कोई ऐसा उनकी रफ अपीयरेंस नहीं होती। अब जो पॉलीन्यूक्लियर ग्रेनुलोसाइट्स हैं, इसके अंदर हमारे पास फर्दर तीन टाइप्स हैं, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल एंड बेसोफिल। अब जो न्यूट्रोफिल्स हैं, दे आर 50 to 70% ऑफ ल्यूकोसाइट्स। टोटल डब्ल्यूबीसी बॉडी के अंदर जितने भी होते हैं, उसका 50 से 70% जो है वो न्यूट्रोफिल होते हैं। एसिनोफिल 1 से 4% है, बेसोफिल 0.5% है। ठीक है। अब जो आगे न्यूट्रोफिल हैं, फेगोसाइट, बैक्टीरिया एंड डेब्रिस। जो बैक्टीरिया बाहर से आ जाते हैं, ये फेगोसाइट का मतलब होता है कि सेल ईटिंग, कि अपने जो है ना, ये एक अपने इर्द गिर्द उसको घेरते हैं और उसको खा जाते हैं, अपने अंदर ले आते हैं। कोई बैक्टीरिया आ गया, ये सेल जो न्यूट्रोफिल है, ये वहां पे जाएगा, उसको घेरेगा, उसको अपने अंदर ले लेगा। अंदर जो है वो इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। अब जो डाइजेस्टिव एंजाइम है, वो उस इन्वेडर को जो है वो उसके ऊपर एक्शन करेंगे और उसको डाइजेस्ट कर देंगे, जिसकी वजह से प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा। और हार्मफुल प्रोडक्ट जो है वो, मतलब हार्मफुल था इन्वेडर, उसको नॉन हार्मफुल चीज़ों के अंदर कन्वर्ट करके वहां से रिलीज आउट करवा देंगे। बेटा क्लास है तो चले जाओ, मैं इसको रिकॉर्ड कर लूंगा। नीड इन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज, इसके अलावा ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज के अंदर चाहिए होता है। एसिनोफिल जो है अगेंस्ट पेंक्रियाटिक वर्म्स काम करता है। पैरासाइटिक, सॉरी, जो पैरासाइट्स, ये अब वैसे भी आप याद रख सकते हो, जो पैरासाइट्स होते हैं उनके खिलाफ प्योरली एसिनोफिल काम करता है। ठीक है, और कोई भी काम नहीं करता।
पैरासाइट से रिलेट कर रहे होंगे तो आपने एसिनोफिल, अगर एमसीक्यू आता है या ब्लैंक आती है तो पैरासाइट से रिलेट जो है वो एसिनोफिल करते हैं। उसके अलावा एलर्जिक रिएक्शन है उसके अंदर भी ये रोल प्ले करते हैं। बाकी इनके आगे लिखी हुई है एंटीकोगुलेंट हेपेरिन ये रिलीज करते हैं जो कि एंटीकोगुलेंट, एंटीकोगुलेंट का मतलब होता है जो कि ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है। नेसेसरी कहाँ पे है, ब्लड वेसल्स के अंदर। ये ना हो कि ब्लड वेसल्स के अंदर ही क्लॉटिंग हो जाए, अगर ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉटिंग हो जाएगी तो वो ब्लड फ्लो को रोकेगा ना, तो वो नेसेसरी या वो रिक्वायर्ड चीज नहीं है। तो ये उसके खिलाफ जो है वो हेपेरिन को रिलीज करते हैं, जो कि वहां पे वेसल्स के अंदर ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है। उसके अलावा मोनोन्यूक्लियर ए ग्रेनुलोसाइट्स हैं, इसके अंदर हमारे पास मोनोसाइट्स होते हैं और लिम्फोसाइट्स होते हैं। अब जो मोनोसाइट्स हैं ये WBC का 2 to 6% है, और जो लिम्फोसाइट्स हैं ये 25 to 30% है। अच्छा, ये एग्जिट ब्लड टू बिकम मैक्रोफेजेस, अब ये समझने वाली चीज है। जो ब्लड वेसल्स के अंदर जब ये मोनोसाइट्स होते हैं ना, तो इनको हम कहते हैं मोनोसाइट्स, मतलब ब्लड वेसल के अंदर जब तक ये हैं। जैसे ही ये ब्लड वेसल को क्रॉस करके ब्लड वेसल से निकल के टिश्यू के अंदर आते हैं या इंजरी साइड पे पहुंचते हैं, ये बड़े हो जाते हैं और इनका नाम हो जाता है मैक्रोफेजेस। पहले ये मोनोसाइट थे, छोटे थे ब्लड वेसल के अंदर, जब ये टिश्यू में आए तो ये क्या बन जाएंगे, मैक्रोफेजेस बन जाएंगे, और ये बड़े हैं। मैक्रोफेजेस जो है वो फिर बैक्टीरिया, पूरा पूरा बैक्टीरिया, पूरा वायरस जो है उसको इनगल्फ करके उसको फेगोसाइट कर देते हैं, ठीक है। उसके अलावा लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट में हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। जो बी लिम्फोसाइट्स हैं ये काम कैसे करते हैं, ये अगर इन्वेडर आया, लिम्फोसाइट के रिलेटेड इन्वेडर आ गया, तो क्या होगा, पहले बी लिम्फोसाइट देखेगा उसको और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा। वो एंटीबॉडीज जो है वो उस इन्वेडर को किल करेंगी। किल करने से मुराद है कि उसके ऊपर टैग करके उसको हाईलाइट कर देंगी। एंटीबॉडीज क्या करती हैं, अटैच कर जाती हैं इन्वर्टर के साथ और हाईलाइट कर देंगी। अब ये हाईलाइटेड पोर्शन जो है ये डिटेक्ट करेगा जो हमारे बाकी फेगोसाइट्स हैं जो ऊपर भी हमने देखे। तो जो फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं वो बेसिकली इनको डिटेक्ट करेंगे, ये मार्क्ड वाले को, जो जो एंटीबॉडी से मार्क हुए हैं, और आके इन दोनों का ये जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स जो बन गया हुआ है, इनको आके टोटल को ही खत्म कर देंगे। तो एंटीबॉडी जो है वो इस्तेमाल हुई होती है वो खत्म हो जाती है, और एंटीजन भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो एंटीबॉडीज इस वे में काम करते हैं। जबकि टी सेल्स जो हैं वो डायरेक्टली, उनके पास केमिकल्स होते हैं। टी सेल्स के पास, टी लिम्फोसाइट्स के पास अपने केमिकल्स होते हैं, वो डायरेक्टली इन्वेडर के ऊपर केमिकल रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से जो इन्वेडर है, जो भी बाहर से बैक्टीरिया या वायरस आया है वो करप्ट करके मर जाता है। इस वजह से इसको हम कहते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी या एंटीबॉडीज मेडिएटेड इम्यूनिटी, और इसको हम कहते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, क्योंकि टी लिम्फोसाइट्स आर काइंड ऑफ जो कि सामने वाले मतलब सेल बेस्ड है ना, अपनी सेल है इनके। सेल डायरेक्टली किल करता है, सामने वाले जो इन्वेटर है उसके अंदर सुराख कर देता है, पोर्स बना देता है, जिसकी वजह से उसके कंटेंट लीक हो जाते हैं और वो खत्म हो जाता है। ल्यूकोसाइट्स एक्शन एट इंजरी साइट, बेसिकली ल्यूकोसाइट ब्लड के अंदर है, जो डैमेज है वो मसल के अंदर हुआ है। तो हाउ देर रीच देयर, उसके 4 स्टेप है। पहला मार्जिनेशन है। मार्जिनेशन क्या होता है कि पहले समझो एंडोथीलियल, जो आपकी ब्लड वेसल होती है ना, जिसमें एक पाइप होता है, पानी वाला पाइप है, जो उसकी अंदर वाली साइड है ना, जो अंदर वाली लेयर है, इनर साइड, उसको कहेंगे एंडोथीलियल जब हम ब्लड वेसल्स की बात करते हैं। तो एंडोथीलियल सेल नियर इंजरी साइड सिक्रीट सेल एडहेशन मॉलिक्यूल दैट स्लोज डाउन ल्यूकोसाइट देयर। खून जा रहा है, खून के अंदर ल्यूकोसाइट्स भी जा रहे हैं, लेकिन जहाँ पे इंजरी होती है वहाँ की जो, वहाँ पे नियरेस्ट जो ब्लड वेसल है उसके जो एंडोथीलियल सेल्स हैं वो रिलीज करेंगे एडहेशन मॉलिक्यूल। वो जो एडहेशन मॉलिक्यूल्स हैं वो जो ल्यूकोसाइट वहां से गुजरेगा उसको पकड़ते जाएंगे, स्लो करते जाएंगे, स्लो करते जाएंगे, जिसकी वजह से वहां पे ल्यूकोसाइट्स की जो है वो अकमलेशन होनी शुरू हो जाएगी, डायपेडेसिस। ल्यूकोसाइट स्लिप आउट ऑफ कैपिलरी ब्लड वेसल टुवर्ड इंजरी साइट। अब कैपिलरी का साइज इतना, कैपिलरी के अंदर सुराख होते हैं, लेकिन वो सुराख इतने बड़े नहीं होते कि वो पूरा का पूरा ल्यूकोसाइट जो है उसको बाहर एज इट इज, मतलब फ्रीली फ्लो करवा दें। तो उसके लिए क्या होता है कि जिस तरह अगर हम देखें छोटे से सुराख से शॉपर गुजारना हो, तो शॉपर के पिचक के ना एक तरफ से पकड़े और खींचते हैं तो पिचक के शॉपर बाहर निकलता है दूसरी तरफ से। एक छोटा सा सुराख हो, अगर उसमें से हमने शॉपर कोई शॉपर या कोई ऐसे फोल्ड किया हो उसको निकालना है, तो जब हम उसको दूसरी तरफ से खींचते हैं वो क्या होता है, पिचक के बाहर आता है, एक प्रेशर लगता है उस पर। तो इसी तरह जो सेल हैं, जो आरबीसीज हैं, वो इसी सेंस में जो है वो बाहर आते हैं, ठीक है। वहां से पिचक के ऐसे धक्का मारता है अंदर अंदर को, अपना अपने आप को चौड़ाई अपनी कम करता है, लंबाई बढ़ती है और इस तरह करके बाहर निकल जाता है। उसके बाद कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस क्या होता है कि जब वो बाहर आ जाता है तो बाहर अब कहाँ जाना है, इतना बड़ा मसल साइज है, टिश्यू एरिया बहुत बड़ा है, तो जो डैमेज्ड साइट होती है वो कीमोटैक्सिस के जरिए, यानी कि वो वहां पे केमिकल रिलीज कर रही होती है। वहां पे जो डैमेज साइट है, डैमेज टिश्यू है, इन्वेडर है, उसके अलावा लिकोसाइट्स जो पहले से जा चुके हैं वहां पे। कौन कौन, डैमेज साइट,
इन्वेडर और जो लिकोसाइट पहले से जा चुके हैं सारे के सारे केमिकल रिलीज कर रहे होते हैं कि इस तरफ आना है। वो इस केमिकल काइंड ऑफ सिग्नल के तौर पे काम करते हैं, और जो न्यू लिकोसाइट जो है वो एंटर कर रहे होते हैं टिश्यू साइड में, ये उसको स्टिमुलेट करते हैं कि भाई इस तरफ आना है। और उसके बाद ये लिकोसाइट्स वहां पे पहुंच के क्या करते हैं, जो वहां पे इंजर्ड सेल्स हैं और जो इन्वेडर हैं उसको फेगोसाइट करके उसको खत्म कर देते हैं। इसके अलावा डब्ल्यूबीसी के कुछ डिसऑर्डर्स हैं जिनमें हमारे पास लीकोपीनिया है, जो कि लो डब्ल्यूबीसी काउंट है। अब जो लो है डब्ल्यूबीसी काउंट, उसको हम कहते हैं कि ल्यूकोपीनिया। ठीक है। और कीमोथेरेपी के अंदर ड्रग साइड इफेक्ट्स, कीमोथेरेपी की होती है केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ठीक है, दवाइयों के जरिए, या ड्रग थेरेपी जिस तरह होती है, तो उसके अंदर ये केस देखा जाता है कि डब्ल्यूबीसी का लेवल जो है वो कम हो रहा होता है, जिसको लिकोसाइटोसिस कहते हैं। उसके अलावा ल्यूकीमिया है, ल्यूकीमिया लिकोसाइटोसिस नहीं, ल्यूकोपीनिया कहते हैं। लिकोसाइटोसिस बेसिकली हाई डब्ल्यूबीसी काउंट, यानी कि 11,000 से बढ़ जाए। अगर 4,000 पर माइक्रोलीटर से कम है तो ल्यूकोपीनिया, अगर 11,000 से ज्यादा है तो वो ल्यूकोसाइटोसिस है। और ल्यूकीमिया एक थर्ड कंडीशन है जो कि कैंसर ऑफ डब्ल्यूबीसी होता है बेसिकली। इसके अंदर क्या होता है कि जो आप जो मतलब अभी मैंने समझाया था कैंसर क्या होता है, तो उसी उसी तरह जो डब्ल्यूबीसी होता है उसके अंदर एबनॉर्मल जो है उनकी डिस्ट्रीब्यू जो है ना वो डिवीजन होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उनका लेवल बहुत बढ़ जाता है। ठीक है। तो वो वाली कंडीशन आ जाती है, वो मतलब क्लम्स बनने शुरू हो जाते हैं, लोथड़े और इस तरह करके ना क्लम्स बनने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। इस तरह की कंडीशन इसके अंदर आ जाती है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है हाँ, वो कहता है कि जो कैंसरस सेल्स होते हैं उनकी उसी तरह की कंडीशन होती है। जो जो भी डब्ल्यूबीसी की टाइप होगी उसी बेस पर उसको नाम दिया जाएगा। ठीक है। जैसे ल्यूकीमिया, अगर हम बात करते हैं लिम्फोसाइट का कैंसर है तो उसको कहते हैं कि लिम्फोमा। ठीक है। इसी तरह बाकियों के नाम अपने अपने जिस तरह का डब्ल्यूबीसी, जो सी डब्ल्यूबीसी की टाइप होगी उसी बेस पर उसका नाम रखा जाता है। आगे जो है वो थर्ड, जो बफी कोट होता है उसका सेकंड पार्ट होता है प्लेटलेट। प्लेटलेट क्या है कि प्लेटलेट है प्रोड्यूस बाय द बोन मैरो। बोन मैरो इनको प्रोड्यूस करता है। ये पूरे पूरे सेल नहीं होते, जिस तरह आरबीसी और डब्ल्यूबीसी पूरे पूरे सेल हैं, प्लेटलेट्स आर नॉट द सेल्स बट आर फ्रेगमेंट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली लार्ज बोन मैरो बाउंड मेगा कैरियोसाइट्स। अब जो बोन मैरो के अंदर बेसिकली जो है ना फ्रेगमेंट्स, मतलब बोन मैरो के अंदर सॉरी मेगा कैरियोकाइट्स मौजूद होते हैं, दीज आर द सेल्स। अब ये जो मेगा कैरियोकाइट्स होते हैं, यहाँ से फ्रेगमेंट फ्रेगमेंट होते हैं छोटे छोटे पार्ट्स, हिस्से निकलते हैं, छोटे सेक्शंस निकलते हैं, छोटे छोटे हिस्से होते हैं जो कि आगे जाके जो है वो मतलब प्लेटलेट्स का काम करते हैं। ठीक है। द हार्मोन थ्रोम्बोपोएटिन प्रोड्यूस बाय लिवर इंक्रीज द नंबर ऑफ मेगा कैरियोसाइट्स इन द बोन मैरो स्टिमुलेटिंग देम टू प्रोड्यूस मोर प्लेटलेट्स। अब जो थ्रोम्बोपोएटिन है ये लिवर से रिलीज होगा, जिस तरह आरबीसी का जो एरिथ्रोपोएटिन था वो रिलीज कहाँ से हो रहा था, किडनी से। जो प्लेटलेट्स के लिए जो थ्रोम्बोपोएटिन है वो रिलीज होगा लिवर से, और वो मेगा कैरियोसाइट्स को स्टिमुलेट करेगा ताकि मजीद प्लेटलेट्स जो है वो बनाए जा सकें। फंक्शन जो है इसका हीमोस्टैसिस है, इट्स नॉट होम्योस्टैसिस, इट्स हीमोस्टैसिस। दैट इज ब्लड क्लॉटिंग, को डैमेज ब्लड वेसल जो है उसको वहां पे ब्लीडिंग को स्टॉप करना। तो बेसिकली इसके तीन स्टेप्स होंगे। हीमोस्टैसिस के तीन स्टेप हैं। थ्री स्टेप्स इन्वॉल्व इन हेमोस्टैसिस। पहला है वेस्कुलर स्पेसम, ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट एंड बिकम स्टिकी एंड प्रेस टू डिक्रीज ब्लड लॉस फ्रॉम द इंजरी। जो इंजरी साइट हो जाती है वहां पे जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो स्टिकी हो जाती हैं और एक दूसरे के करीब तंग हो जाती हैं। तंग इसलिए हो जाती हैं ताकि ब्लड फ्लो उस इंजरी साइट की तरफ, या वहां पे जो जहाँ पे क्लॉटिंग इज नेसेसरी, वहां पे क्लॉटिंग करनी है तो वहां पे ब्लड क्लॉट जो है वो बनाना है। तो अगर ब्लड फ्लो इतना तेज होगा तो ब्लड लॉस भी होगा, और चीज जमने में टाइम लेती है। ठीक है। तो वो टाइम उसको प्रॉपर नहीं मिल पाएगा, वो जो खरींट बनना जिसे कहते हैं क्लॉटिंग। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ अ प्लेटलेट प्लग, पहले बनता है प्लेटलेट प्लग फिर बनता है ब्लड क्लॉट। ये दो डिफरेंट चीजें हैं, पहले प्लेटलेट प्लग बनेगा फिर ब्लड क्लॉट बनेगा। अब प्लेटलेट प्लग क्या है, व्हेन अ सरफेस इज डैमेज कोलेजन गोट एक्सपोज एंड प्लेटलेट गोट अटैच टू द साइड। जब सरफेस डैमेज होगी कोलेजन एक्सपोज हो जाएगा। कोलेजन क्या है, कोलेजन बेसिकली हमारी एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट है हमारे कनेक्टिव टिश्यूज का। ठीक है। या ठीक है, अब ये एक्सपोज हो गया तो जैसे ही ये एक्सपोज होगा प्लेटलेट आके इसके ऊपर अटैच करना शुरू हो जाएंगे। प्लेटलेट सिर्फ कोलेजन पे अटैच करते हैं, वैसे नॉर्मल टिश्यू के ऊपर प्लेटलेट जो है वो एग्रीगेट नहीं करते। अब ये जो एग्रीगेटेड प्लेटलेट हैं ये अगर रिलीज करते हैं केमिकल जिनमें दो हैं एडीपी एंड थ्रोम्बोक्सेन A2। अब जो एडीपी है
वो वहाँ पे सरफेस पे जैसे ही अटैच करेगा वो सरफेस को बना देगा मजीद स्टिकी। अब स्टिकी बनाने की वजह से मोर प्लेटलेट्स जो है वो अटैच होंगे। जितने प्लेटलेट अटैच होते जाएंगे वो मजीद एडीपी को जो है वो स्टिमुलेट करेंगे, मजीद एडीपी की प्रोडक्शन, मतलब वहाँ पे एक्मुलेशन होगी, और इस तरह ये प्रोसेस जो है वो एक दूसरे को सपोर्ट करता जाता है। प्लेटलेट मजीद एडीपी मजीद एडीपी मजीद प्लेटलेट, ठीक है, तो ये कंटिन्यूस चलता रहता है। और जो थ्रोम्बोक्सिन A2 है वो भी एग्रीगेशन और एडीपी की जो वहाँ पे एक्मुलेशन है उसको सपोर्ट कर रहा होता है। अब होता क्या है कि एडीपी का लेवल जब बढ़ता जाता है तो एक टाइम आता है जब एडीपी का लेवल इतना ज्यादा हो जाता होता है कि वो आगे फॉलिंग ऑफ, वो मतलब वो स्टिमुलेट करता है अगर हाई लेवल हो जाए प्रोस्टा प्रोस्टासाइक्लिन एंड एनओ नाइट्रिक ऑक्साइड, प्रोस्टासाइक्लिन और नाइट्रिक ऑक्साइड को जो कि स्टिमुलेट करता है, वो वहां से रिलीज होते हैं और मजीद एग्रीगेशन को स्टॉप कर देते हैं। कहाँ से रिलीज होंगे? नॉर्मल, मतलब नॉर्मल एंडोथेलियम। मतलब क्या हुआ कि एक पूरी ट्यूब है तो एक जगह पे अगर डैमेज आया है तो बाकी जो नियरेस्ट पार्ट है वो तो नॉर्मल है ना, वहां से रिलीज होंगे ये दो चीजें, ठीक है, प्रोस्टासाइक्लिन एंड नाइट्रिक ऑक्साइड, और वो वहां से मजीद प्लेटलेट की एग्रीगेशन को रोक देंगे और जो प्लेटलेट प्लग है वो फॉल ऑफ, मतलब वो खत्म होना शुरू हो जाता है, ठीक है। क्योंकि अब प्लेटलेट प्लग के ऊपर जो है उसके बाद जो है वो ब्लड क्लॉट बनना है, दैट इज द मेन थिंग, उसने खून रोकना है। अब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड, क्लॉट स्ट्रेंथन एंड सपोर्ट प्लेटलेट प्लग। बेसिकली ये जो क्लॉट फॉर्मेशन है ये क्या है, जो लिक्विड ब्लड जा रहा है उसको कन्वर्ट करना है सॉलिड के अंदर, ठीक है। क्लॉटिंग कैस्केड, और ये एक सिंगल स्टेप नहीं है, ये एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है। एक के बाद दूसरे एक एक फैक्टर काम करता है, एक क्लॉटिंग फैक्टर दूसरे को स्टिमुलेट करता है, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, इस तरह 12 जो है ना वो डिफरेंट क्लॉटिंग फैक्टर हैं जो कि इस एक क्लॉटिंग के प्रोसेस के अंदर जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। और फाइनल जो स्टेप है वो होता है फिब्रिनोजन का, फिब्रिन के अंदर कन्वर्ट हो जाना, और जो हमारा ये जो इंजरी साइड पे जो खरींट बना होता है, जो क्लॉट बना होता है उसको वो फिब्रिन बेसिकली होता है। दो फेज में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, जो पहला है वो इंट्रिंसिक भी हो सकता है और एक्सट्रिंसिक भी, दो तरह के हो सकते हैं, और जो फाइनल फेज होता है वो दोनों के अंदर कॉमन होता है। डिसऑर्डर्स की बाद में बात करते हैं, पहले ये कैस्केड की बात कर लें। मैंने नोट्स के अंदर जगह को बचाने के लिए एक तरफ फिक्स कर दिए थे। बेसिकली इंट्रिंसिक पाथवे वो है जिसके अंदर जो स्टिमुलेशन है वो इनसाइड द बॉडी आ रही है, बॉडी के अंदर से कोई सिग्नल आ रहे हैं कि जो है ना क्लॉटिंग इज नेसेसरी, क्लॉटिंग चाहिए। और एक्सट्रिंसिक जो है वो पाथवे होता है ट्रॉमा के केस में। जो इंट्रिंसिक पाथवे है वो डैमेज सरफेस है, बॉडी की सरफेस डैमेज हो गई और वहां से सिग्नल जा रहे हैं, और एक्सट्रिंसिक पाथवे ये है कि ट्रॉमा, वैसे ही कोई एक ओवरऑल सिग्नलिंग जा रही है कि ब्लड क्लॉटिंग जो है वो नेसेसरी है। अब देखो ये बेसिकली हमारी डैमेज सरफेस है जो कि रिलीज करवाते हैं किनेनोजन कैलिकरेन को, ठीक है। वो किनेनोजन कैलिकरेन जो है वो फैक्टर नंबर 12, अभी हमने बात की ना उसकी क्लॉटिंग फैक्टर की, तो 12 नंबर का क्लॉटिंग फैक्टर 12 को कन्वर्ट कर देता है क्लॉटिंग फैक्टर 12A में, ठीक है। ए का मतलब होता है एक्टिवेटेड, तो ये उसको एक्टिवेट कर देता है। अब ये जो एक्टिवेटेड है ये 11 को एक्टिवेट करेगा, जो 11वां है वो 9वें को, 10वां नहीं है, 9वें को एक्टिवेट कर देगा, तो 12 11 9। अब जो नोवा एक्टिवेटेड हुआ है ये आगे 10वें को कन्वर्ट कर देगा एक्टिवेटेड 10वें में, ठीक है। किसकी हेल्प से? 8वें एक्टिवेटेड की हेल्प से, मतलब नौवा एक्टिवेटेड और 8वां एक्टिवेटेड दोनों मिलके 10वें इनएक्टिवेटेड को एक्टिवेट कर देंगे, ठीक है। इसी तरह एक्सटेंसिव के अंदर देखते हो तो 7वां होता है इसके अंदर। 7वां जो पहले कन्वर्ट होगा, जो ट्रॉमा है वो 7वें फैक्टर को कन्वर्ट कर देगा 7A में, और वो 7A जो है वो एक्स को कन्वर्ट कर देगा, यानी कि 10वें को कर देगा 10वें A में। तो ये यहाँ ये एक्सटेंसिव था, ये इंट्रिंसिक था, ये दोनों अलग अलग हैं। आगे जो कॉमन फैक्टर है दैट इज 10A। अब ये 10A है, ये 5A के साथ मिलके प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करेगा थ्रोम्बिन में, थ्रोम्बिन इज एन एक्टिव फॉर्म। ये थ्रोम्बिन जो है ये फिब्रिनोजिन को कन्वर्ट कर देगा फिब्रिन में, और फिब्रिन जो है वो एक मैश लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस तरह जिसमें एक जाली बुनी होती है, और वही असल क्लॉट होता है। उसके अलावा क्लॉट डिसोल्यूशन होती है। जो प्री कैलिकरेन है, यह था काइनोजन कैलिकरेन, ये है प्री कैलिकरेन। ये फैक्टर नंबर 12 जो है, और ये स्टिमुलेट करेंगे कैलिकरेन को। कैलिकरेन जो है वो प्लाज्मिनोजेन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट करेगा। प्लाज्मिन जो है वो फिब्रिन पॉलीमर को कन्वर्ट कर देता है फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट में। ये होता है क्लॉट डिसोल्यूशन, कि अगर एक नीचे वाली सेल जो है वो सरफेस नई बन गई है, डैमेज हो गया, तो ऊपर वाला जो खरींट है वो उतर जाता है, तो वो कैसे उसको खत्म कैसे करते हैं, उसका ये तरीकेकार है, पॉजिटिव फीडबैक लूप होता है, ठीक है।
तो तीन चीजें, प्री कैलिकरेन, फैक्टर नंबर 12 और प्लाज्मिन, ये तीनों मिलके कैलिकरेन को स्टिमुलेट करते हैं, कैलिकरेन आगे प्लाज्मिनोजन को फिर से स्टिमुलेट करता है। अब जितना ये प्लाज्मिन बनता जाएगा वो मजीद इसको स्ट्रॉन्ग करता जाएगा, और बनाओ और बनाओ, तो ये पॉजिटिव फीडबैक है। जितना ये बनेगा उतना इसको मजीद कैलिकरेन की प्रोडक्शन करवाएगा, और उसकी वजह से मजीद प्लाज्मिन बनता जाएगा, और जितना प्लाज्मिन बनता जाएगा वो फिब्रिन पॉलीमर को कन्वर्ट करता जाएगा। पॉलीमर से मुराद है वो जो मैश बना हुआ है, वो जहाँ पे वो जो क्लॉट बन चुका है उसको डिसोलेट कर देगा, डिसोल्यूट कर देगा फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स के अंदर। दो तरह के डिसऑर्डर हो सकते हैं इससे रिलेटेड, कोगुलेशन डिसऑर्डर है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। कोगुलेशन ये है कि बेवजह जो है ना ब्लड के अंदर कोगुलेशन होनी शुरू हो जाए, ठीक है। थ्रोम्बोसिस होता है कि अनब्रोकन वेसल, ऐसी वेसल जो कि जहाँ पे कोई इंजरी नहीं हुई और वहाँ पे क्लॉटिंग हो रही है तो वो थ्रोम्बोसिस होगा। और ऐसी वेसल जहाँ पे ब्लड डैमेज हो गया और उसके बाद जाके वहाँ पे अगर किसी किस्म की कोई क्लॉटिंग हो रही है तो वो थ्रोम्बोस है, ठीक है। सॉरी, थ्रोम्बोसिस हमने देखा अनब्रोकन, सॉरी सॉरी, मिक्सअप हो गया। थ्रोम्बोसिस क्या है कि डैमेज नहीं हुआ लेकिन क्लॉटिंग हो रही है, जो चाहिए ही नहीं, ठीक है। अगर वो क्लॉटिंग वहीं पे रहती है जहाँ पे वेसल है, ब्लड वेसल के अंदर अटैच रहती है, तो वो थ्रोम्बस है। और अगर वो खून के अंदर फ्लो के अंदर मूव ऑन करना शुरू कर देती है तो वो जो है वो एम्बोलस कराएगा। थ्रोम्बस है, एम्बोलस है, तो एम्बोलिज्म क्या होगा? ब्लॉकेज ऑफ ब्लड फ्लो बाय एम्बोलस डेट लॉजेस इनटू स्मॉल ब्लड वेसल। अब हो सकता है क्लॉट जो है वो बड़ी वेसल में हुआ था, अगर वो वहां से मूव ऑन करके छोटी वेसल में कहीं चला गया तो वो वहां पे जाके क्या कर देगा? ब्लड क्लॉटिंग करवा देगा, वहां पे ब्लॉकेज करवा देगा। इसको कहेंगे एम्बोलिज्म, ठीक है। और इंफाक्शन क्या होता है? अगर उस एम्बोलिज्म की वजह से वहां पे हार्ट की तरफ फर्ज कर लो कि या किसी टिश्यू की तरफ, मोस्ट प्रोबेबली हार्ट की तरफ जो खून जा रहा था, अगर वहां पे क्लॉट आ गया और खून हार्ट को ना पहुंचा, तो इसका मतलब यह है कि वहां पे सेल डेथ हो जाएगी, और सेल डेथ की कंडीशन को हम कहते हैं इन्फाक्शन, ठीक है। हार्ट के अंदर कहेंगे तो कार्डियक इन्फाक्शन, ठीक है। वो ब्लड सेल, वो या ब्लड टिश्यू जिसको खून ही नहीं आ रहा, उसका मतलब उसको न्यूट्रिएंट भी नहीं जा रहे, उसको कोई ऑक्सीजन की सप्लाई भी नहीं जा रही, तो उसको वो जो है वो डैमेज हो जाएगा। इस तरह ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, इसके अंदर जो प्लेटलेट है उसका लेवल कम हो जाएगा, अगर लेवल कम हो जाएगा तो क्लॉटिंग सही नहीं होगी। तो इसके वजह मतलब क्या है कि इंजरी, अगर अगर कोई बॉडी के अंदर डैमेज हो गया तो वहाँ पे ब्लीडिंग ब्लीडिंग या यू कैन से ब्लड जो ब्लीडिंग हो रही है वो रुकेगी ही नहीं, ठीक है। उसके अलावा क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी है, ये दूसरी वजह ब्लीडिंग डिसऑर्डर की। और हीमोफीलिया जिसके अंदर, जो कि हेरिडिटरी डिसऑर्डर है, जिसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो डेफिशिएंसी होती है हेरिडिटरीली, मतलब जेनेटिकली जो है वो डिसऑर्डर है। और वो उसके अंदर भी ये कंडीशन होती है कि अगर हल्का सा भी डैमेज हो जाए बॉडी के अंदर तो ब्लड लॉस जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो जाता है। नेक्स्ट मीटिंग के अंदर हम कार्डियक कंडक्शन सिस्टम के ऊपर बात करेंगे, और साथ ही जो है वो इम्यूनिटी भी कवर कर लेंगे 10 से 20 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है। दैट वाज ऑल फॉर दिस अबाउट यू नो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड कंपोनेंट ऑफ ब्लड, और उनके आगे क्या क्या फंक्शन है।